सवाल ये है कि इससे पहले भी हमने आपके साथ वीडियो की थी, आपने बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान जो आज़ादी मार्च यहाँ पर लेकर आए थे, आपने बताया था कि मौलाना साहब कोई हलवा वगैरह खा के यहाँ से वापस चले जाएँगे। एक किस्म की आपने पेशगोई कर दी थी। लेकिन अब जो अपोज़िशन जमातें दोबारा से इमरान खान के खिलाफ जो है मुतहरिक होना चाहती हैं, एपीसी बुलाना चाहती हैं, आप उस एपीसी को क्या देख रहे हैं कि वो एपीसी कामयाब होगी? या उसका नतीजा भी उसी तरह से होगा जैसे मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च का हुआ या सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हुआ जो अपोज़िशन लेकर आई थी? देखिए, बात ये है कि ये भी पुरानी रविश है, उसी तरह ही हशर होगा, इसका भी कोई किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ना ये खुद सिंसियर है, ना सीरियस है। गवर्नमेंट पे दबाव रखना चाहते हैं। इनसे कोई पूछे आपके पास कौन-सा नुस्खा है इस मुल्क के मसाइल को ठीक करने का? किसी ने सवाए इन नारों के कि जनाब ये निकम्मे हैं, ये नालायक हैं, इनके हाथ मुल्क रहा तो तबाह हो जाएगा। इसके अलावा किसी ने ये बताया कि मैं मुल्क को ऐसे ठीक कर सकता हूँ? भाई जिन्होंने इस नहज पे पहुँचाया है वो ठीक करेंगे। तो एक तो ये बहुत सारे लोग बाशऊर वो समझते हैं कि इनके पीछे लगना बेकार है क्योंकि ये लोग तो खुद हमें इस हाल पे पहुँचा के गए हुए हैं। लेकिन अपना इनका बहुत बड़ा मसला ये है कि इनका आपस में एक-दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं है। मौलाना फजल रहमान के भाई ने जब अब तकरीर की पीछे सेनेट में, तो उन्होंने बिलाखिर कहा कि जी ये हम इस ऑपोज़िशन का हिस्सा नहीं, क्योंकि ये तो ऑपोज़िशन जो है ये तो साथ चलने को तैयार नहीं, ये तो कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो जब बिल पास हुए तो मौलाना वाहिद जमात थी जिन्होंने इसके खिलाफ दिया एफएटीएफ वाले बिल्स के खिलाफ। बाकियों ने सारे हालाँकि मौलाना को भी फेवर में देना चाहिए जो एक नेशनल इश्यू के ऊपर आप काम कर रहे हैं, वो तो इकट्ठा होना उसमें ऑपोज़िशन या गवर्नमेंट का मसला नहीं है। एफएटीएफ के लिए कानून बनाना ये कौमी काम था, अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती तो उनको भी बनाना पड़ता, क्योंकि आपने मुल्क को एफएटीएफ से निकलवाना है। तो ये मौलाना जो है वाहिद आदमी था जो तहस-नहस की सियासत कर रहा था कि तख्त या तख्ता, कि भई या तो मैं पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो फिर तख्ता फिर जाए सारे जहन्नम में। लेकिन लेकिन मौलाना उसमें की लेकिन उसमें भी तो मौलाना की कामयाब नहीं हुए ना मौलाना फजलुर रहमान, ना तहस कर सके, ना नहस कर सके, ना तख्त हुआ, वही ना तख्ता हुआ। नहीं, मैं वही तो बयान बता रहा हूँ ना कि फिर जब उन्होंने धरना करके अपना गुबार निकाल लिया, तो फिर उनके अंदर से सारी फूक निकल गई। अब मौलाना मौजूद हैं लेकिन उनके अंदर वो जो तमतरारी होती थी वो नहीं रही। अब मौलाना ढीले पड़े हुए लगते हैं, दमखम कम लगता है। वो बड़ा जो धमकी थी कि मैं एक एक मैं धरना दूँगा, मार्च होगी, वो हो चुकी, सब कुछ कर करा बैठे, कोई चीज़ नहीं हिली, तो मौलाना में भी वो दमखम नहीं रहा। तो बाकियों के आप सोचें, पीपल्स पार्टी के पास दिखाने को क्या, जो सिंध का हशर है आपको पता है क्या है सिंध में? जो सिंध के हालात हैं, थर देख जो लें और अंदरूनी सिंध में आप हालात देख सकते हैं, मतलब वहाँ पे तो ज़िंदगी इंसानों के लिए कराची ले लें, अंदरूनी सिंध के शहर ले लें, देहात ले लें, जो तबाही सिंध में है, वो तो किसी और जगह है ही नहीं। बिल्कुल तो ऐसे। वो क्या देखें, मैं समझता हूँ कि इनको भी और अंदाज़ा होगा 12 कि ये साल ना हो। हुकूमत कर रहे हैं, 3 साल आगे भी करेंगे। 15 साल हो मैं जाएँगे ये टेन्योर पूरा होने पे। सिंध की बिल्कुल, तकदीर नहीं और बदली। मेरा अंदाज़ा ये है कि इनको अब खुद फ़िक्र होगी कि अगर आज इलेक्शन हो तो ये ना हो कि सिंध हाथ से निकल जाए। कि सिंध के लोग इतने तंग पड़ गए कि अब वो सिंध कार्ड जो है वो शायद काम ना आ सके। तो नून लीग जो है उसकी लीडरशिप भागी हुई है। वो जमान कंधा ढूँढ रहे हैं कि इसके ऊपर रखा जाए। तो आप किनसे तवक्को लगा रहे हैं कि भई वो कोई तब्दीली कर देंगे यहाँ पे? ना उनके पल्ले कुछ है, ना पहले परफ़ॉर्मेंस थी वो, और ना आज वो परफ़ॉर्मेंस है कि उससे आपको कुछ मिलेगा। लेकिन अमजद साहब एक तो बात आप मानेंगे ना कि जो शरीफ खानदान कहता है कि हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएँगे, पाकिस्तान को एशियन टाइगर तो नहीं बना सके लेकिन उनका खानदान तो कहीं न कहीं नज़र आता है कि एशियन टाइगर बन चुका है। देखिए वो कई खानदान बने हैं। जो आज आपको बड़े तिलमिलाते नज़र आते हैं और जिनको इमरान खान की प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो लाज़मी बात है कि उनके खानदान आज सुखी हैं। लेकिन पाकिस्तान की अवाम को ये सोचना है, इन खानदानों ने हमारे साथ कितने झूठ बोले। हमारी तो प्रॉपर्टी ना इधर है, ना उधर है, हमारी तो है ही कुछ नहीं। और जो कहानियाँ आपको सुनाते रहे, और फिर आप देखिए कि बिल आखिर प्रॉपर्टियाँ भी हैं, सब कुछ है, और सिर्फ़ एक जगह पे नहीं, कई-कई जगहों पे। स्विस बैंकों में अकाउंट हैं, पैसे पड़े हुए हैं। अब मियाँ साहब को देख लें
जहां सारी अपनी जिंदगी की कमाई जमा पूंजी ला के लंदन में रखी हुई है। अगर बरतानिया के साथ पाकिस्तान को कोई मसला हो जाए तो मियां साहब वजीर आजम वो तो बरतानिया के खिलाफ कदम उठाएंगे कोई। जहां जो जन्नत जहां बनाई, जहां में रहना जाके आबाद होना आपने, वो तो उसका भला सोचेंगे ताकि इनको सुख रहे। जो लीडर होता है, लीडर वो दुनिया को, अपने लोगों को यकीन दहानी इस बात की कराता है कि मेरा रहना, जीना, मरना, ओढ़ना, बिछाना यहाँ है। आप सख्ती में हैं, मैं भी सख्ती में हूँ। आपको मौत झेलनी पड़ेगी, मैं भी झेलूं ना कि मैं हुक्मरानी करने तो आ जाऊंगा, लेकिन जब कोई गर्म हवा चलेगी तो मैं बाहर बैठा हूँ। तो ये वो हमारे यहाँ एक अलमिया है जो यहाँ पे है। लिहाजा इनमें न लीडर है कोई, न दमखम है, वफादात बिल्कुल मौजूद हैं सबके, लेकिन ये अपनी सोच है, अपने अपने मसाइल हैं। मेरा अंदाजा ये है कि इस वक्त ख्वाहिश इनको बहुत है कि किसी तरह इमरान खान को हमें नजर ना आए, कहीं ये गायब हो जाए, लेकिन इनके पास जरिया कोई नहीं है उसको खत्म करने। अमजद साहब, आपकी बातों से जो मुझे अंदाजा मैंने लगाया है कि लगता यह है कि आज भी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है वजीर आजम इमरान खान को। अगर ये हालात हैं तो फिर ये हर 3 माह के बाद या 4 माह के बाद खबरें चल निकलती हैं कि माइनस इमरान खान हो रहा है, माइनस वजीर आजम हो रहा है। और अब इससे पहले चंद हफ्ते पहले कॉलम में लिखा था सुहेल बड़ाई साहब ने, और उन्होंने कुछ 4-5 नाम भी गिनवा दिए थे, और आखिर में बताया था कि परवेज खटक के नाम पर इत्तफाक हो गया है। लेकिन कल उन्होंने एक कॉलम लिखा, उसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान के साथ जो है वो जो रियासती इदारों के जो इशारे हैं वो पॉजिटिव हैं। ये फिर इस तरह की खबरें क्यों सामने आती हैं, माइनस इमरान खान, माइनस वजीर तो आजम? देखें, सुहेल बड़ाई साहब बड़े मजे हुए हैं, हमारे जर्नलिस्ट हैं। उनका एक अपना स्ट्रेचर है, हम भी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन उनको भी कभी कभी गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि झूठ ना बोला। ये जो खबरें हैं, ये इनसे कोई पूछे कि आपको एस्टेब्लिशमेंट ने आके खुद बताया? छापने से पहले यार खुदा का खौफ करो। तुम कैसे सिर्फ इसलिए कि इस मुल्क में किसी को कन्फ्रंट नहीं किया जाता, पूछा नहीं जाता, लिहाजा जिसका जो जी चाहे झूठ बोल दे। शर्म आनी चाहिए। लेकिन जब हम कहते हैं कि यार पाकिस्तान का मीडिया ये 50% झूठ बोलता है, कई तो कहते हैं 80% बोल देता है, लेकिन 50% पे भी तलमलाना शुरू कर देते हैं, कहते हैं जनाब ये आपने क्या कह दिया, हम तो सच बोलते हैं। तो ये सच सारा यही है जो कभी साबित नहीं हो सकता। जितने ये जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने मौलाना के धरने के वक्त जो जो पेशीन गोइयां की थी, मुझे एक बता दें को सच्ची हो गई है? कोई भी नहीं। तो ये ऐसे ही है, ये इनको खबरें चाहिए, कोई ना कोई ड्रामा इस तरह का रचा के बैठ जाते हैं, जिससे कुछ वक्त चैनल्स के ऊपर भी चैमागोई हो जाती है, ड्रामा चल निकलता है, ये भी है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं, मैं हल्फिया और कसमिया आपको बताता हूं, एस्टेब्लिशमेंट ने हर हुकूमत को उसी तरह साथ दिया जिस तरह इनका दे। फर्क किधर? फर्क आप गिरबान देखिए पकड़ने कि नहीं, आप देखिए फर्क देखिए, नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ, वो पानामा का किस्सा एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं बाहर से लेके आई, तो बाहर से किसी कोई जर्नलिस्ट का कोई थी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने निकाला, और फिर इमरान खान उनके पीछे लग गया। मियां साहब ने तो बेपनाह झूठ बोले, टेलीविजन पे आके तकरीरें भी की, कई किसी तरह शायद ये मुसीबत टल जाए, लेकिन वो टली नहीं। और आखिर में निकला क्या? झूठे एफिडेविट और कतरी खत। और हम फिर भी नाम लेते हैं कि जालसाज, यानी जालसाजियां जिन्होंने जाली कागजात बनाए कौम की आंखों के सामने, तो उनका नाम फिर भी लेते हैं, वरना तो वो खुद भी दुनिया में वो नजर ही ना आते कहीं, अगर ऐसा काम किसी और मुल्क में किसी ने किया होता। तो ये तो इनके हालात है। लेकिन बात ये है कि मियां साहब ने खुद बेड़ा उठाया हुआ था कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को जलील करना है। नॉन लीग जो थी वो बड़ी, लोग समझे नहीं, वो बड़ी खतरनाक चीज थी, लेकिन वो नॉन लीग वो मियां साहब ने की थी, ने तो नहीं की थी। फिर आप उसके बाद बयान देते हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोर्ट किया गया, इंडियन उसने वकील ने कोर्ट किया, मियां साहब ने हमें कचहरे में लाके खड़ा कर दिया, ये कह के कि क्या हमें बॉम्बे में वो दहशतगर्द भेजने चाहिए थे जिन्होंने जाके 160 लोग मार दिए। मियां साहब से कोई पूछे कि किसने भेजे थे, आपके पास क्या सबूत है? फिर
इनकी अपनी हुकूमत थी और मुकदमा वो चल रहा था इसका बॉम्बे वाले केस का, और उस पे मियाँ साहब ने कह दिया कि ये बॉम्बे वाले केस जो है इसको खत्म नहीं किया जा रहा है, ये इतना लंबा हो गया, इसको क्यों नहीं चला रहे, इसको खत्म करना चाहिए। अच्छा, वो केस कैसे चले भाई? इन्हीं के अपने वजीर दाखिला ने बयान दे दिया, चौधरी निसार ने, कि ये केस कैसे चलता है। हम इंडिया से मांगते रहे कि भाई इसके ये सबूत दो, इसकी ये चीजें हमें डॉक्यूमेंट्स मुहैया करो, इंडिया नहीं दे रहा। ये तो झूठा बनाया हुआ था केस, वो कैसे दे दें आपको? 8 साल की 8 साल की रिसर्च के बाद एक जर्मन ऑथर ने किताब लिखी, बिट्रेयल ऑफ इंडिया, बॉम्बे के वाकये पे। उसने कहा जी कि ये 100% इंडिया का कराया हुआ था, इसमें 2-3 और बाहर की इंटेलिजेंस एजेंसी शामिल थी, जिसमें CIA और मोसाद भी शामिल, पाकिस्तान को कॉर्नर कर। हमजा साहब ये बताएं आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? मियाँ साहब ने गुलाम इसहाक खान के साथ भी सिंक फंसाए थे। अपनी 2 साल रिसर्च करके एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपना मुकर्रर करते हैं, और जब वो आ जाता है 6 महीने के अंदर अंदर उसके साथ मसला इनका खड़ा हो जाता है। तो फिर मियाँ साहब को अपने अंदर झांकना चाहिए। इन्होंने मोदी को दावत दी लाहौर, और मोदी आया, वहां पे बैठा, उसका अजीत डोवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साथ था, उसका फॉरेन सेक्रेटरी साथ था, पाकिस्तान से सिर्फ मियाँ साहब। आज फॉरेन ऑफिस के साथ पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उन लीडर जो बाहर से आए हुए थे लोग, उनके साथ मियाँ साहब की क्या बातचीत हुई। जब उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया का बैठा हुआ था, जब उसका फॉरेन सेक्रेटरी बैठा हुआ था, तो क्या हमारे फॉरेन सेक्रेटरी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को अंदर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो जब आप रियासती अदारों को इस्तेमाल नहीं करते, अपने तौर पे एक प्राइवेट खाता आपने चलाया हुआ है, तो फिर लोग आप पे उंगलियां उठाएंगे, लोग कहेंगे कि जनाब आप अकेले में क्या तय करते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कि मियाँ साहब को समझना चाहिए, या नून लीग को देखने चाहिए कि जनाब हमें अपने रवैये में क्या दुरुस्ती करनी। सर आखिरी सवाल ये बताएंगे, आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में आम इंतखाबात पहले होंगे या सेनेट के इंतखाबात जो है वो होंगे, और आम इंतखाबात जो है वो 5 साल के बाद ही होंगे? आम इंतखाबात 5 साल के बाद होंगे, लेकिन एक चीज मैं आपको अर्ज करूं कि अगर पहले हों या कुछ भी हो, हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, जो आईनी तरीका है, अगर वो इस्तेमाल होकर कुछ भी होता है तो हमें किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आज ऑपोजिशन पार्टियों के अंदर इतनी सख्त हो कि वो एक नो कॉन्फिडेंस ले आए, तो बिल्कुल नो कॉन्फिडेंस ले आए। अगर वो आज कोई ऐसा काम करते हैं कि PTI जो है वो हुकूमत खो जाती है क्योंकि उनको मेजॉरिटी नहीं रहती उनके पास, उनके कोलिशन पार्टनर छोड़ जाते हैं कुछ और, तो एक जमहूरी अमल है, जिसके पास मेजॉरिटी होगी वो गवर्नमेंट बनाएगा। तो ये चीज हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि ये साजिशें नहीं हैं, ये साजिशें हैं भी तब भी अगर वो कानूनी तौर पे ठीक है, आईनी तौर पे ठीक है, तो फिर हमें एतराज नहीं करना चाहिए। फिर हमें देखना चाहिए कि भाई जो ठीक है, इमरान खान रहते हैं या नहीं रहते। लेकिन अगर आइन से हटके कुछ होता है तो वो आपको भी और मुझे भी एतराज होना चाहिए उसमें। तो ये वो सारी गेम है जिसमें, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इलेक्शन होने में कोई जल्दी मचाई जाएगी। मेरा अपना अंदाजा है कि 5 साल होंगे, और 5 साल में 5 साल के बाद इलेक्शन होने चाहिए, ताकि एक हुकूमत जो आई है वो ये ना कह सके कि जी हमें तो इन्होंने 2 साल तो हम सेटल होने में हमें लग गए, हमारा पहला तजर्बा था, और अब हम आपको क्या बताएं कि हमने क्या करना था या क्या नहीं कर सकते। तो 5 साल हो जाए वो फिर बड़ा अच्छा है, उसके बाद आप उनका जायजा ले सकते हैं उनके काम का भी। यानी कि और सर इसी तरह आप ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो 5 साल के बाद ही होने चाहिए, इमरान खान को अपना जो उनका टेन्योर है पूरा करना चाहिए, लेकिन अगर अपोजिशन में दमखम है, वो अपने नंबर पूरे कर सकती है, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कौमी असेंबली में ले आए, तो अल्लाह तो खैर सलाह। लेकिन अभी तक तो जितने भी अटेम्प्ट हमने देखी अपोजिशन की जानिब से, चाहे वो सादिक संजरानी के खिलाफ हुई या जो लॉन्ग मार्च लाया गया मौलाना फजल रहमान की जानिब से, और APC भी हमें नजर आ रहा है कि शायद कामयाब नहीं होगी। चलें देखते हैं आइंदा आने वक्तों में सियासी जो हमारे हालात। एक चीज नोट कर लें, अभी 1.5 महीना पहले इन्होंने बजट पास कराया PTI ने। अगर बजट में ये वोट उनके पूरे ना करते ऑपोजिशन वाले, तो हुकूमत गई थी, वो हुकूमत खत्म हो जाती। अखलाकी तौर पर शायद हुकूमत के लिए जाना बनता था। तो मैं ये कह रहा था
कि ये आप देखेंगे हल इनके पास भी कोई नहीं है इसको इस वक्त जो ठीक करना है। एक स्टेबिलिटी चाहिए। इमरान खान की जो गलतियां हैं 2-3 जो मैं समझता हूं कि उसको फौरन इस पे तवज्जो देने, एक तो ये कि ऑपोजिशन को इस सिस्टम का हिस्सा समझे, उनको ये ना समझे कि कोई भारत की ऑपोजिशन। लिहाजा इमरान खान को ऑपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करनी चाहिए, बनाना चाहिए, ताकि पार्लियामेंट का काम चले। दूसरी चीज ये है कि जो नेशनल इशू है, मुल्क का दिफा, कश्मीर का मसला, इकोनॉमी, इनके ऊपर एक कंसेंसस डेवलप करे, इनके ऊपर प्लानिंग सारी ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड रख के करे। क्यों कि इकोनॉमी एक इनके 4 साल 5 साल के अंदर नहीं ठीक होगी। ये अगर आज सख्त फैसले कोई करने हैं तो ऑपोजिशन को साथ में लाएं, उनको ऑन बोर्ड रखें, ताकि वो फैसले जो आज हों वो ऑपोजिशन भी अगर कल को हुकूमत में आती है तो वो लेके आगे चलती है। कश्मीर के मामले में पूरी आपकी कौम की एक आवाज होनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि ऑपोजिशन को सारा आज की जो सूरत हाल है उसमें पिक्चर करें, उनकी सपोर्ट लें। और मेरा नहीं ख्याल कि ऑपोजिशन इन मामलात में हुकूमत को कुछ दगा दे सकती है या हुकूमत को बैकस्टैबिंग कर सकती है, क्योंकि पूरी कौम देख रही है। वो मसला तो कौम का है ना, इकोनॉमी कौम का मसला है, ये कश्मीर कौम का मसला है, मुल्क का दिफा कौम का मसला। आप कैसे इससे अगर ऑपोजिशन कोई ऊटपटांग मारेगी तो कौम पीछे लग जाएगी कि जनाब आप क्या कह रहे हैं। खुद इंसान जो है वो बेनकाब हो जाता है। तो इस वजह से इन इश्यूज के ऊपर लें ताकि इनका काम चले। और ये अगर नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका भी सिस्टम ठीक नहीं है। आप अगर दामन नहीं लेंगे, खुद हुकूमत को आगे बढ़ना होता है, हुकूमत ने हाथ बढ़ाना होता है, तो वो इनको करना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ एक तवील